तो रेस्ट को हमने कैसे डिफाइन किया था? ऑनलाइन में कोई बताएगा रेस्ट को हमने कैसे डिफाइन किया था? Sir, if an object is stationary with respect to surrounding. Correct. If the object is stationary with respect to surrounding with the change in time, या तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो उस ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट पे बोलते हैं। क्लियर? एग्जांपल क्या है? अगर ट्रेन में कोई कई पैसेंजर बैठे हुए हैं तो ट्रेन में बैठे हुए को पैसेंजर एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट कंडीशन पे हैं, लेकिन आउटसाइड ऑफ ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मोशन वाली कंडीशन में। क्लियर हो गया? तो मोशन वो कंडीशन है जहां पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग पैसेज ऑफ टाइम के हिसाब से चेंज होती है। ठीक है? और ये दोनों टर्म्स रेस्ट और मोशन ये रिलेटिव टर्म्स है। जैसे मैंने बताया ना, इनसाइड को पैसेंजर के लिए कोई पर्सन रेस्ट पे होगा, लेकिन आउटसाइड पैसेंजर ट्रेन के लिए वो मोशन पे होगा, तो इसलिए रिलेटिव टर्म्स है। पॉइंट ऑब्जेक्ट हमने डिफाइन किया था। क्या है पॉइंट ऑब्जेक्ट? अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी लेंथ से बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है तो उस ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे कि अगर मान लो ट्रेन हालांकि बहुत बड़ी होती है, लेकिन कितनी बड़ी होगी? 500 मीटर जितनी बड़ी होगी, लेकिन अगर वो 500 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है तो अपनी लेंथ से बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। क्लियर हो गया ये चीज? 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल मोशन, इसका हमने एग्जांपल लिया था। अगर मान लो ये एक रेलवे ट्रैक है, इस रेलवे ट्रैक में कोई ट्रेन चल रही है, तो ये कौन सा मोशन हो गया? 1 डायमेंशनल मोशन। अगर मान लो ये एक वॉल है, इस वॉल में कोई छिपकली चल रही है, तो वो कौन सा मोशन हो गया? 2 डायमेंशनल मोशन, क्योंकि उसके दो कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट भी और वाई कोऑर्डिनेट भी। अगर मान लो स्पेस में कोई एरोप्लेन उड़ रहा है तो उसमें एक्स, वाई और जेड तीनों डायमेंशंस चेंज होंगे, तो वो 3 डायमेंशनल मोशन हो गया। ये सब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये दो चीजें पढ़ी थी। तो डिस्टेंस क्या होता है? अगर मान लो हम एक पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाने के लिए जो पाथ फॉलो करते हैं, चाहे वो ऐसा हो सकता है, चाहे वो ऐसा हो सकता है, चाहे वो ऐसा हो सकता है, तो ये पाथ की जो लेंथ है वो क्या होता है? डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जो होता है ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। ठीक है? डिस्टेंस सिर्फ पॉजिटिव या जीरो हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट को हम पॉजिटिव तब लेंगे जब यहां पर जो फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो राइट साइड के डायरेक्शन में हो। जब लेफ्ट साइड में होता है तो उसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव। और जब सेम राइट पे और सेम लेफ्ट पे, मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। समझ में आ गया? ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में स्टडी की थी। और ये दोनों पे ही बेस्ड है स्पीड और वेलोसिटी। तो स्पीड है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टाइम टेकर, ये स्पीड हो जाता है। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये क्लियर हो गया? तो जैसे स्पीड जो है डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, और डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए स्पीड भी कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसलिए वेलोसिटी भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। फिर उसके बाद हमने यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ा था, वेरिएबल स्पीड पढ़ा था। ये सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड पे पूछे गए हैं। तो एवरेज स्पीड का कैलकुलेशन क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है? आज हम इन्हीं पे बेस बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। और इंस्टेंटेनियस के लिए क्या होता है? dx by dt। अब ये dx और dt क्या है, इसको आज हम ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं कैलकुलस के अंदर, तो फिलहाल मैं उस पर ज्यादा ध्यान अभी नहीं देता। ठीक है? वेलोसिटी के लिए भी सेम चीजें हमने डिस्कस की थी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम ट्रैवल। ठीक है? और फिर इंस्टेंटेनियस, फिर यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये सारी चीजें हमने देखी थी। ठीक है? अब जो ज्यादातर क्वेश्चंस जो आज हम करेंगे वो इन्हीं टॉपिक पे बेस्ड है जो हमने पिछली क्लास में किया था, ध्यान रखना। ठीक है? अगर आपको एवरेज
स्पीड निकालनी है तो फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करेंगे, एस से। टोटल टाइम को किससे डिनोट करेंगे, टी से। अब हो सकता है जो टोटल डिस्टेंस एस है वो S1 प्लस S2 प्लस S3 अलग अलग डिस्टेंसेस का सम हो। तो यहां पर S1 S2 S3 बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे डिस्टेंस हो गए और हर डिस्टेंस को कवर करने में अलग अलग टाइम लग रहा है। तो S1 डिस्टेंस कवर करने में T1 टाइम, S2 डिस्टेंस कवर करने में इतना टाइम, समझ में आया। और टाइम इज इक्वल्स टू क्या होता है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां पर S अपॉन V से डिनोट करूंगा टाइम को। तो अगर मुझे T1 निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, S1 बाय V1। T2 क्या हो जाएगा, S2 बाय V2। T3 इसी तरीके से ये होगा। समझ में आ गया ये चीज। अब यहां पर हमने एक स्पेशल केस लिया था और ये स्पेशल केस ध्यान से समझना, इसी को हम बार बार अलग अलग क्वेश्चन में डिफरेंट वेज से करेंगे। वो स्पेशल केस ये है कि अगर मान लो कोई पर्सन सेम डिस्टेंस कवर अप कर रहा है, मान लो इस तरीके से, ये S डिस्टेंस कवर किया, S डिस्टेंस कवर किया, ये दो सेम डिस्टेंस कवर अप किया, लेकिन इस समय इसकी वेलोसिटी V1 थी, इस समय इसकी वेलोसिटी क्या थी, V2 थी। अलग अलग वेलोसिटी के साथ उसने सेम डिस्टेंसेस को कवर अप किया है। ये क्लियर हो गया। इन दिस कंडीशन यहां पर इस एवरेज वेलोसिटी में क्या चेंज होगा, तो यहां पर S1 और S2 दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, S हो जाएगी। तो S प्लस S इन दोनों का, अभी मैं दो ही कंडीशन ले रहा हूं ना, तो S प्लस S ये कितना हो जाएगा, 2S। यहां पर भी S अपॉन V1 S अपॉन V2 ये दो चीजें आएंगी, ये सबको अभी मैं नहीं ले रहा हूं। तो यहां से अगर मैं S कॉमन निकालूंगा तो ये एक S और ये एक S कट जाएगा। इधर पे एलसीएम लेने पे हमें क्या मिलेगा, V1 प्लस V2, और ये वाली टर्म रेसिप्रोकल होके इस फॉर्म में आ जाएगी। तो उसकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो ये होगी। समझ में आया। ये डेरिवेशन हमने लास्ट क्लास में किया था और ये कई बार पूछा गया, ध्यान रखना इसमें। और कब अप्लाई होगा, जब इक्वल डिस्टेंसेस डिफरेंट स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं, तब एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी। इसमें ना एक टर्म लिखी थी, तुम लोगों ने शायद नोटिस नहीं किया होगा, यहां पर एक वर्ड लिखा है हार्मोनिक मीन। क्या तुम लोग जानते हो हार्मोनिक मीन क्या होता है, नहीं जानते हो, ठीक है चलो कोई बात नहीं। मैं एक चीज बताता हूं, क्लास 10th में तुम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा था, याद है कि नहीं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, 2 4 6 8 10, ये होता है एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर मान लो ये लिख रहा हूं 2 4 8 16 32 एंड सो ऑन, इसको क्या बोलते हैं, जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये तुम लोग पढ़ लेते हो 10th में, हाँ आईसीएससी वाले 10th में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो एपी और जीपी ये दो चीजें हैं, जिसमें जीपी सीबीएसई में क्लास 11th में आता है, बट आईसीएससी में पहले ही आ जाता है। तो पैटर्न आइडेंटिफाई कर रहे हो ना, इसमें एक फिक्स्ड नंबर ऐड हो रहा है, +2 +2 +2 ये हो रहा है। इसमें एक फिक्स्ड नंबर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। इस चीज को क्या बोल देते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। वैसे ही एक और नया प्रोग्रेशन आता है जो आप किसी क्लास में नहीं पढ़ते हो, उसका नाम है एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। सुना है क्या ये, हाँ। हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जैसे ये 1/2 है ना, ये 2 है तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/2। ये 4 है तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/4। एक सेकेंड, हेलो, ओके सॉरी। तो ये क्लियर हो गया। ये वाला जो प्रोग्रेशन होता है मतलब उसके रेसिप्रोकल किस में रहेंगे, एपी में रहेंगे। इसको बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो जैसे एपी में ना एक टर्म आता था अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाय 2, है ना। वैसे जीपी में एक टर्म आता है ज्योमेट्रिक मीन। जैसे अगर कोई दो नंबर का अर्थमेटिक मीन निकालना है तो क्या होता है, A+B/2। कोई दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन निकालना होता है तो क्या होता है, √AB। वैसे ही कोई दो नंबर का हार्मोनिक मीन अगर निकालना है, HM हार्मोनिक मीन, तो वो क्या होता है, उन दोनों नंबर के रेसिप्रोकल का एवरेज।
तो जैसे ये 1/2 ये 1/4 है, तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2 और 4, उसके एवरेज का रेसिप्रोकल उनका क्या हो जाएगा हार्मोनिक मीन बन जाएगा। तो यहां पर वही चीज बताना चाह रहा है कि ये जो दो, ये वर्ड मैं क्यों इतना एम्फसाइज कर रहा हूं पता है, क्योंकि कई बार एमसीक्यू में इस टाइप की चीजें आपको पूछ देगा कि भाई अगर मान लो ऐसा ऐसा सिचुएशन है तो ये बताओ कि उनकी एवरेज वेलोसिटी उनकी इंडिविजुअल वेलोसिटी की क्या होंगी। ऑप्शन दे देगा अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, लाइक दैट। तो आपको ये पता होना चाहिए। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है, ये वाली सिचुएशन हो गई। अब दूसरी सिचुएशन क्या है, सेकंड केस क्या है? सेकंड केस ये है कि भाई अब मान लो ये जो पर्सन है या जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरीके से ट्रैवल कर रहा है कि टी, जो टोटल टाइम मान के चलो उसको 2t का टोटल टाइम लग रहा है, ट्रैवल टाइम है ना, 2t का टोटल ट्रैवल टाइम लग रहा है। ठीक है, उसमें वो t टाइम्स जो है या t आवर्स जो है वो एक स्पीड v1 से ट्रैवल कर रहा है और रिमेनिंग t आवर्स जो है वो दूसरे स्पीड v2 से ट्रैवल कर रहा है। इन दैट कंडीशन उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? तो इसको निकालने के लिए मैं पूरे डेरिवेशन पे नहीं जा रहा हूं, इसको निकालने के लिए सीधे हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाय n। तो यहां पर मान लो अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पे वो हर टाइम ड्यूरेशन में सेम, जैसे कि अगर मान लो 1 घंटे जो है वो v1 से ट्रैवल किया, नेक्स्ट 1 आवर के लिए वो v2 से ट्रैवल किया, नेक्स्ट 1 आवर के लिए वो v3 से ट्रैवल किया। समझ में आ रहा है? तो सेम ड्यूरेशन के लिए वो अलग अलग स्पीड पे ट्रैवल कर रहा है, तो जो उसकी एवरेज वेलोसिटी होगी वो उनकी इंडिविजुअल वेलोसिटी का क्या होगा? अर्थमेटिक मीन होगा, मतलब क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा। समझ में आ गया ये चीज? ठीक है, तो ये दो कंसेप्ट पे बेस्ड हमने पिछली क्लास में भी कुछ न्यूमेरिकल किए थे, आज भी कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे हम एक्सेलरेशन पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये सामने एक क्वेश्चन देख रहा है, चलो इसको स्टार्ट करो, सॉल्व करके दिखाओ। सामने आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, पहले इसको शॉर्ट में नोट करो, बिकॉज सिर्फ सॉल्यूशन से मतलब नहीं जब तक आपने क्वेश्चन नोट नहीं किया। तो क्या लिखा है यहां पर? अ बॉडी ट्रैवल्स फ्रॉम ए टू बी, अ बॉडी ट्रैवल्स फ्रॉम ए टू बी एट 40 मीटर पर सेकेंड एंड फ्रॉम बी टू ए एट 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, ए से बी फिर बी से ए अलग अलग स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। ओके, कैलकुलेट एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। यहां पर इसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। अब अभी जो मैंने कंसेप्ट बताया वही फॉलो करना है। जब वो यहां से यहां ट्रैवल कर रहा था तो वो जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा था वो कितना था? s था। जब a से b ट्रैवल कर रहा था और उसकी स्पीड v1 कितना था? बताओ भाई, v1 कितना था? 40 मीटर पर सेकेंड ये था। और जब वो b से a ट्रैवल कर रहा था, मान लो अब b यहां ले लेता हूं, a यहां ले लेता हूं, मान लेते है ना, तो अब उसका डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस है ना, अभी भी उसका डिस्टेंस कितना है? s है, सेम डिस्टेंस है, लेकिन अब उसकी स्पीड जो है v2 वो चेंज हो गई। तो v2 की वैल्यू कितनी हो गई भाई बताओ? 60 मीटर पर सेकेंड। क्या ये समझ में आ गया? अब आपको बोल रहा है उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो अभी मैंने एवरेज स्पीड का दो फॉर्मूला बताया तुम लोगों को, वी एवरेज का दो फॉर्मूला याद है ना, एक अर्थमेटिक मीन वाला, दूसरा हार्मोनिक मीन वाला, है ना। तो हार्मोनिक मीन जब लगता है तो फॉर्मूला क्या होता है? 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये फॉर्मूला होता है। और जब अर्थमेटिक मीन वाला फॉर्मूला लगता है तो एवरेज स्पीड क्या होती है? v1 प्लस v2 बाय 2, अगर दो अलग अलग स्पीड है तो। समझ गए? ये कब लगाना है और ये कब लगाना है वो भी मैंने बताया था। ये कब लगेगा? याद करो, रिकॉल करो, ये वाला कब लगेगा? जब इक्वल डिस्टेंसेस डिफरेंट स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, तब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? ये वाला। क्लियर हो गया? और जब इक्वल टाइम पे, इक्वल टाइम ड्यूरेशन के लिए डिफरेंट वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, तब कौन सा फॉर्मूला लगाना है? अर्थमेटिक मीन वाला। तो अभी वाली कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा?
हार्मोनिक मीन मतलब कि ये वाला फॉर्मूला समझ में आ गया। तो अब बताओ इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी, 2v1 इंटू v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। हाँ तो 6 हो जाए 24, ये हो जाएगा 4800 डिवाइडेड बाय 100, तो आंसर आएगा 48 मीटर पर सेकेंड। ये आ जाएगी इसकी एवरेज वेलोसिटी। समझ में आ गया ये चीज। अभी एक आंसर कंप्लीट किया है एवरेज स्पीड वाला, सॉरी एवरेज स्पीड, मैं बार बार गलती से वेलोसिटी बोल रहा हूं, ये एवरेज स्पीड है। एवरेज वेलोसिटी अब निकालना है, तो क्या होगा आंसर? यस करेक्ट, समझ में आया। तो एवरेज वेलोसिटी इसकी 0 आएगी, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नेट डिस्प्लेसमेंट। नेट डिस्प्लेसमेंट मतलब ए से बी गया, बी से वापस ए आया, तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो जो भी टाइम लग रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर क्या आ जाएगा इसका, 0। क्या ये क्लियर हो गया? हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व करके दिखाओ उसको। और क्वेश्चन नोट करना जरूरी है, ठीक है। ऑन ए 60 किलोमीटर ट्रैक, a train travels the first 30 kilometer with a uniform speed of 30 kilometer per hour. How fast must the train travel for next 30 kilometers as to average to average 40 kilometer per hour for the entire trip? कोशिश करो और बताओ आंसर। किसी का आया तो मुझे बताना। आ रहा है किसी का? सर 60 किलोमीटर पर आवर। वसुधा यस करेक्ट। सिक्सटी भव्या ओके। बाकी लोगों का आया? पलक, शशांक, आपका क्या नाम है? अनन्या ओके। तो यहां पर ध्यान देना, यहां पर कौन सा दो फॉर्मूला लगेगा, जो भी मैं पहले भी रिकॉल करवा रहा था, एवरेज स्पीड का ये या तो फिर ये, कौन सा अप्लाई होगा? फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं, वी एवरेज इज इक्वल्स टू 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। आप क्वेश्चन को पढ़ के वो समझ जाओगे कौन सा अप्लाई होने वाला है, क्योंकि यहां पर लिखा है पहला 30 किलोमीटर और बाद का 30 किलोमीटर, मतलब दोनों समय सेम डिस्टेंस कवर अप कर रहा है। अब v1 की वैल्यू, पहले जो स्पीड से वो ट्रैवल कर रहा था, वो आपको दी गई है 30 किलोमीटर पर आवर, और आपको नेक्स्ट 30 किलोमीटर वो किस स्पीड से ट्रैवल करे ये पता लगाना है। मतलब यहां पर v2 नहीं दिया है, आपको v2 पता लगाना है। क्या ये समझ में आ गया? और आपको उसकी एवरेज स्पीड दे दी गई है। एवरेज स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये वाली चीज आपको दे दी गई है, वी एवरेज वो है 40 किलोमीटर पर आवर। तो अब आपको इस फॉर्मूले को यूज करना है। यहां पर 40 आ जाएगा, या आ जाएगा 2v1 की जगह पे 30, ये v2 रहने देते हैं, डिवाइडेड बाय 30 प्लस v2। सॉल्व कर सकते हो आप, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा ये 1200 प्लस 40 v2 प्लस, सॉरी प्लस इक्वल्स टू, इधर पे कितना है 60 v2, ये इधर जाएगा तो 1200 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 20 v2। सो v2 की वैल्यू आ जाएगी 1200 डिवाइडेड बाय 20, सो यू विल गेट 60। समझ में आ गया कैसे होगा सॉल्व? तो कर लो जल्दी कंप्लीट। v2 इज इक्वल्स टू 60 किलोमीटर पर आवर।
ये उसके नेक्स्ट 30 किलोमीटर की स्पीड होगी। हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट, कुछ नोट करना है तो कर लो, हो गया। ये तीन चीजें अगर आपने मान लो पूरा सॉल्व नहीं किया, ये तीन चीजें और ये फॉर्मूला भी ध्यान है तो आप खुद से कर सकते हो। फाइनल आंसर ये आएगा, चेक कर लेना। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। पहले क्वेश्चन नोट करना। A body covers 1/3 of its journey with a speed of u. Next 1/3 of journey with a speed of v. And last 1/3 of journey with a speed of w. ठीक है, तो इसको समझने के लिए मान लो मैं इस तरीके से ये पॉइंट ए और पॉइंट बी ले लेता हूं। ये टोटल जर्नी ए टू बी की। यहां पर एक पॉइंट सी और एक पॉइंट डी और दो पॉइंट्स ले लेता हूं, सो दैट हमें ये क्लियर हो जाए 1/3 ऑफ जर्नी मतलब 2 सेकंड 1/3 और थर्ड 1/3, मतलब तीनों सिचुएशन में वो सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है। इसको एस से डिनोट कर देता हूं, एस एस और एस। ये क्लियर हो गया। अब जो फर्स्ट जर्नी वो कवर अप कर रहा है उस समय उसकी स्पीड जो है v1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, u है। सेकेंड की जो स्पीड है v2 की वैल्यू कितनी है, v है। और थर्ड जो स्पीड है v3 उसकी वो कितनी है, w है। ये क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आ गया। अब आपको बोल रहा है कैलकुलेट एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी। तो अभी जो मैंने हार्मोनिक मीन वाला जो फॉर्मूला बताया था वो दो ऑब्जेक्ट्स के लिए था, तीन के लिए इसका हार्मोनिक मीन कैसे निकलेगा। बताऊं ये बनेगा। चलो इधर पे देखना, जो एवरेज स्पीड का जो स्टार्टिंग में मैंने फॉर्मूला बताया था वो क्या बताया था, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल मतलब कितना हो गया, ये s प्लस एस प्लस एस ऐसे ही हो गया, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल टाइम, तो यहां पर का जो टाइम होगा, टाइम t1 से मान लो डिनोट करते हैं, तो टाइम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो क्या हो जाएगा, s अपॉन यू। ये वाला टाइम t2 कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड मतलब s अपॉन v। ये हो जाएगा t3 कितना हो जाएगा, s अपॉन w। समझ में आया ये कैसे निकाला। अब ये टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो s अपॉन u प्लस s अपॉन v प्लस s अपॉन w। क्या ये क्लियर हो गया। न्यूमरेटर में s प्लस s, ये कितना हो जाएगा 3s। यहां से ब्रैकेट बना लेता हूं मैं और s को निकाल लेता हूं कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन w। क्या ये समझ में आ गया। अब ये वाला s और ये वाला s कैंसिल आउट हो जाएगा। फर्दर ये कितना हो जाएगा 3 अपॉन, अब अगर मान लो मुझे इन तीनों टर्म्स को ऐड करना है तो एलसीएम लूंगा, तो एलसीएम क्या आ जाएगा u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, ऐसे ही आ जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा वी डब्ल्यू प्लस यहां पर क्या आ जाएगा यू डब्ल्यू प्लस यहां पर क्या आ जाएगा यू वी। क्लियर हो गया। ये टर्म रेसिप्रोकल होकर न्यूमरेटर में चली जाएगी, तो 3uv डिवाइडेड बाय vw प्लस uw प्लस uv। क्लियर हो गया। ये बन जाएगी उसकी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। ठीक है, कुछ नोट करना है तो कर लो, इसके आगे कुछ नहीं, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं दिया है। इसके आगे आपको ये ध्यान में रखना है, नाउ वी कैन यूज दिस रिजल्ट एज अ फॉर्मूला। अब अगर आगे कहीं इस तरह की सिचुएशन आती है तो हम इसे डायरेक्टली एज अ फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो पिछला वाला फॉर्मूला था वो 2 इक्वल डिस्टेंसेस के लिए था, ये फॉर्मूला किसके लिए बन गया, 3 इक्वल डिस्टेंसेस के लिए। अगर 4 के लिए होगा तो फॉर्मूले में क्या चेंज होगा, UVWZ अगर होता तो ये क्या हो जाता 4UVWZ डिवाइडेड बाय, पहले वाले में क्या आता U को छोड़ दो VWZ, इसमें UV को छोड़ दो तो क्या आ जाएगा UWZ। समझ गए ना, इस टाइप का पैटर्न आएगा, 4 टर्म्स आ जाएंगी। ऑनलाइन में क्लियर है वसुधा, पलक और शशांक तीनों को। यस सर।
Yes, sir. ओके, हटा दो फिर इसको मैं। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो इसको सॉल्व करके दिखाओ। ये भी थोड़ा सा ना, ये डेरिवेशन टाइप के जो हमने पिछला किया ना, थोड़ा सा मुश्किल है, टफ जाएगा, एक बार ट्राई करना फिर भी। क्वेश्चन पहले नोट कर लो अच्छे से, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें लग रही है। अ बॉडी ट्रैवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ट्रैवर्स traveled one half of the total distance with a velocity of v naught, ठीक है। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द, ठीक है, कोई नहीं है क्या उधर? ठीक है, ठीक है, ओके, नोट कर लो उसका जो जो इंपॉर्टेंट चीजें लग रहा है। अच्छा, इसको लेने आने वाले हम, हाँ ठीक। समझ लिया? नहीं है समझ में? समझाऊं? क्या लिखा है, एक बॉडी है जो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है। तो सबसे पहले मैं एक स्ट्रेट लाइन बना देता हूं फ्रॉम ए टू बी। क्लियर हो गया? अब इसके बाद ये लिखा है वन हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस जो वो कवर अप कर रही है। वन हाफ मतलब मान लेते हैं वन हाफ मतलब ये ए से सी का वन हाफ हो गया। सी से बी इक्वल है, ए से सी इक्वल है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रही है वो किस वेलोसिटी से? वी नॉट वाली वेलोसिटी। मतलब ये वी वन की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई? वी नॉट हो गई। क्या यहां तक क्लियर हो गया? फिर उसके बाद लिखा है द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज कवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ v1 फॉर हाफ ऑफ टाइम, फॉर हाफ द टाइम, एंड द रिमेनिंग वेलोसिटी एंड द रिमेनिंग विद वेलोसिटी v2 फॉर अदर हाफ टाइम। अब देखो यहां से यहां तक ट्रैवल करने में, पहले ना मैं इसको एक काम करता हूं, ये वाले डिस्टेंस को s ले लेता हूं, ये वाले डिस्टेंस को भी s ले लेता हूं। क्लियर हो गया? अब इसका जो टाइम होगा, ट्रैवल टाइम, ये निकाल लेता हूं, टाइम ट्रैवल टाइम t ले लेता हूं, ठीक है। ये ट्रैवल टाइम t जो होगा, या t1 भी अगर मान t ले लेते हैं फिलहाल के लिए, t अगर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब क्या हो जाएगा? s अपॉन v नॉट हो जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया? अब जो रिमेनिंग डिस्टेंस वो कवर अप कर रहा है उसमें ये बोल रहा है कि यहां से यहां तक का जो उसका ट्रैवल टाइम होगा t, जिसमें वो जो भी डिस्टेंस कवर अप करेगा, और जो नेक्स्ट ट्रैवल टाइम होगा t, जिसमें वो जो भी डिस्टेंस कवर अप करेगा, ठीक है। तो ये वाला वन हाफ ऑफ द टाइम जो है वो किस स्पीड से ट्रैवल कर रहा है? v1 वाली स्पीड से। और नेक्स्ट जो हाफ टाइम है वो किस स्पीड से ट्रैवल कर रहा है? v2 वाली स्पीड से। समझ में आ गया ये चीज? तो अब अगर मैं ये पूछूं कि भाई बताओ सी से, फॉरगेट अबाउट दिस थिंग, इसके बारे में छोड़ दो, सिर्फ सी से बी का ट्रैवल करते समय उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या रही? बताओ, सी से बी तक ट्रैवल करने में उसकी क्या रही? ये v1 प्लस v2 बाय 2। ये क्लियर हो गया? ये उसकी एवरेज वेलोसिटी हो गई। अब अगर मैं ये बोलूं कि भाई इसकी एवरेज वेलोसिटी यहां से यहां तक में v1 प्लस v2 बाय 2 है, यहां से उसकी वेलोसिटी कितनी है? v नॉट है, ठीक है। अब कंबाइंड कर दे दोनों सिचुएशन को, तो क्या होगी एवरेज वेलोसिटी? अब थोड़ा सोचो और ट्राई करो। ये वाला डिस्टेंस इस वेलोसिटी से, ये वाला डिस्टेंस इस वेलोसिटी से, यही हुआ ना इसका मतलब? तो टोटल डिस्टेंस में एवरेज स्पीड, मैं वेलोसिटी अगर बोल रहा हूं तो मैं करेक्ट करता हूं, एवरेज स्पीड क्या होगी बताना है।
नहीं आ रहा है क्या? 2v0, हाँ, हम्म, करेक्ट है, ठीक है। मुझे लग रहा है क्या ये इसको मैं ज्यादा मुश्किल करके बता दिया क्या? वैसे तो शायद बन जाना चाहिए था, क्योंकि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस s है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी कितना हो गया? s हो गया। समझ में आया? सेम डिस्टेंस है। ये वाला वेलोसिटी को हम v1 ले ले, ये वाले वेलोसिटी को v2 ले ले, तो एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड जो होगी वो कैसे निकलेगी? हमने फॉर्मूला यूज किया था 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, हमने ये फॉर्मूला यूज किया था। अब बस v1 की जगह पे हम क्या लेंगे? यहां पर v0, v2 की जगह पे हम क्या लेंगे? ये वाली चीज। समझ में आया? यही किया। हाँ, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 2, v1 की जगह पे क्या आ जाएगा? v0, v2 की जगह पे क्या आ जाएगा? v1 प्लस v2 बाय 2। क्या ये क्लियर हो गया? डिवाइडेड बाय v1, v1 प्लस v2, मतलब v1 मतलब ये क्या आ जाएगा यहां पर? v0 प्लस v2 मतलब ये वाला आ जाएगा v1 प्लस v2 बाय 2। क्या ये क्लियर हो गया? अब अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये 2 और ये 2 तो कट जाएगा, यहां पर क्या बच जाएगा? v0 और ये हो जाएगा v1 प्लस v2, और डिनोमिनेटर में अगर मैं यहां एलसीएम लूं तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? 2v0 प्लस v1 प्लस v2 बाय 2, ऐसे ही आएगा एलसीएम इसका, और ये 2 रेसिप्रोकल होके न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2v0 v1 प्लस v2 बाय 2v0 v1 प्लस v2। ये आएगा इसका फाइनल आंसर। चेक कर लो ये, मतलब हमने यहां पर वाला लगाया अर्थमेटिक मीन, क्योंकि इक्वल टाइम ट्रेवल कर रहा है, और जो उसका एवरेज वेलोसिटी आया उसमें और इसमें कौन सा वाला लगा दिया? हार्मोनिक मीन। दैट्स इट, ठीक है। एक बार चेक कर लो क्लियर है क्या वसुधा, पलक और शशांक? यस सर। Yes, sir. ओके, चलो जल्दी कंप्लीट करो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूं। इसको सॉल्व करने का एक और तरीका आप कैसे कर सकते हो पता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, वैसा करके भी निकाल सकते हो। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2s। टोटल टाइम के लिए यहां का टाइम जो हमने निकाला, ये वाला टाइम आप अलग से निकाल सकते हो, वो क्या हो जाएगा? s बाय v1। ये वाला टाइम नहीं, s बाय v1 नहीं हो जाएगा, ये कुछ तो भी अलग आएगा ना, क्योंकि ये, हाँ, s बाय 2 बोलना भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस टोटल कितना है, इसमें कितना करेगा, दोनों की स्पीड अलग है ना, तो डिस्टेंस भी अलग अलग करेगा, है ना। लेकिन ये कर सकते हो कि टोटल 2t है ना, तो उससे भी निकाल सकते हो 2t बाय वो करके, ठीक है। चलो फिलहाल ये वाला क्लियर है, तो ये वाला कंसेप्ट समझना ज्यादा जरूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये 3 और क्वेश्चन है जिसमें फर्स्ट वाला पहले चेक करो, ठीक है। और ये हमने लास्ट क्लास में बनाया तो नहीं था, एक बार चेक करना, तो नहीं बनाया तो नोट करो इसको। A cyclist moving on a circular track of radius 100 मीटर। तो एक साइक्लिस्ट है जो एक सर्कुलर ट्रैक में, जिसका रेडियस आपको गिवन है 100 मीटर है, उसमें वो मूव कर रहा है इस तरीके से। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन मैंने करवाया था, थोड़ा बहुत सिमिलर था, ठीक है। कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन इन 4 मिनट। तो 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में उसे कितना टाइम लग रहा है? 1 रिवॉल्यूशन में उसे लग रहा है 4 मिनट्स का टाइम। यहां तक क्लियर हो गया? अब बोल रहा है व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड। तो आपको उसकी एवरेज स्पीड बतानी है। तो v एवरेज, एवरेज स्पीड, तो ये क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और जब वो एक रिवॉल्यूशन कवर अप करेगा
तो उसका जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस इस सर्कल के पेरीमीटर के बराबर होगा। तो सर्कल के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r, और टोटल टाइम आपको दिया हुआ है, कितना दिया है, 4 मिनट्स। तो हाँ, ये 2 पाई और r की जगह पे 50 और डिवाइडेड बाय 4, तो ये कितना हो जाएगा, अच्छा रेडियस 100 है, मैं डायरेक्ट उसको मल्टी 100, हाँ 100 इंटू 2 मतलब 200 पाई बाय 4, मतलब आंसर कितना आ जाएगा, 50 पाई। यूनिट क्या है भाई इसकी, मीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट। समझ में आ गया। अब इसकी एवरेज वेलोसिटी बतानी है फुल रिवॉल्यूशन पे, 0। एवरेज वेलोसिटी क्यों 0, क्योंकि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन एक ही जगह पे है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट 0। क्लियर हो गया, हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम आते हैं। सेकंड क्वेश्चन एक बार चेक करना, ये बनाया है क्या हमने। अगर सेकंड क्वेश्चन ऑब्जर्व करोगे तो ये वही क्वेश्चन है जिसका हमने डेरिवेशन किया था, हार्मोनिक मीन वाला, याद आया। तो इसको उसने क्वेश्चन के फॉर्म में फ्रेम किया है। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था क्या हमने पिछले बार, पिछली क्लास में, एक बार चेक कर लो तो, शायद किया होगा। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, एक कार है जो हाफ डिस्टेंस कवर कर रही है इस स्पीड से, रिमेनिंग हाफ कवर कर रही है इस स्पीड से। तो ये v1 हो गया, ये v2 हो गया, डिस्टेंस दोनों ही सिचुएशन में सेम है। आपको एवरेज स्पीड निकालनी है, तो कौन सा फॉर्मूला, हार्मोनिक मीन वाला फॉर्मूला लगेगा। हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन, या शायद कर भी दिया होगा हमने। चलो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। ये क्वेश्चन एक बार चेक कर लो, ये भी किया है कि एक बार बताना तो। नहीं किया होगा ये क्वेश्चन, ये नहीं किया है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा सोचना पड़ेगा आपको, और ये करना तो पड़ेगा। आप लोग अगर साइंस ले रहे हो तो आपको 2-3 चीजें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। आपको क्वेश्चन को पढ़ के इंटरप्रिटेशन आना चाहिए कि वो क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है, और बैकग्राउंड नॉलेज से उसको रिलेट करना आना चाहिए। A train moves with a speed of 30 km per hour in first 15 kilometers. तो मैं यहां रफ वर्क करता हूं, T1 is equals to 15 minutes, और यहां पर स्पीड दी है तो V1 is equals to 30 km per hour। रफ में नोट करते भी चलता हूं। With another speed of 40 km per hour the next 15 मिनट्स, तो अगले 15 मिनट जो है, मतलब नेक्स्ट 15 मिनट, मतलब T2 इज इक्वल टू 15 मिनट, ये उसका ड्यूरेशन हो गया। और उस समय इस ड्यूरेशन पे उसकी स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर। ये क्लियर हो गया। एंड द नेक्स्ट विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर इन द लास्ट 30 मिनट्स, और आखिरी 30 मिनट में जो उसकी स्पीड थी वो कितनी थी, वो थी 60 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हो गया। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन फॉर दिस जर्नी, आपको इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एकदम सिंपल तरीका आप यहां पर फॉलो करो। आप यहां तीनों ही कंडीशन में उसका डिस्टेंस निकाल लो, S1, S2 और S3, तीनों कंडीशन में कितना डिस्टेंस कवर अप कर रहा है। फिर एवरेज स्पीड का जो बेसिक फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये लगा दो, क्योंकि आपको ये दोनों चीजें यहीं से मिल जाएंगी। समझ में आ गया। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, तो V1 इंटू T1। अच्छा, लेकिन यह यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा ना, बिकॉज ये T1 जो है मिनट्स में है। हाँ, तो इसको आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 15 डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे, 60 कर दोगे, तो यह आ जाएगा 1/4 आवर्स। T2 को भी आवर्स में कन्वर्ट करोगे, सेम आएगा 1/4 आवर, और T3 को आवर्स में कन्वर्ट करोगे तो यह आ जाएगा हाफ आवर। तो S1 फर्स्ट वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 30 इंटू 1/4,
so it will be 7.5 kilometers. S2 40 into 1 by 4, so you will get 10 kilometer. And S3 60 into 1 by 2, so ये डिस्टेंस आ जाएगा 30 किलोमीटर्स। ये क्लियर हो गया? सो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? तीनों का एडिशन कर दो, 7.5 प्लस 10 प्लस 30 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 1 आवर, सब मिला के 1 आवर हो रहा है। सो आंसर इज 47.5 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गया? हटा दूं ये क्वेश्चन फिर मैं? तो ये सब काइनेमेटिक्स है जिसमें हम स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, ये सब कैलकुलेशन पढ़ेंगे। उनमें उनके रीजन नहीं पढ़ रहे कि क्यों ये स्पीड पे आ रहा है, क्या फोर्स लग रहा है, वो चीजें, वो लॉज, वो रूल्स हम पढ़ेंगे डायनामिक्स में। अच्छा, इसको हटा रहा हूं मैं। हाँ, चलो नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। अब इसके आंसर जो है नंबर में नहीं आएंगे, V1, V2, S1, S2 के टर्म्स में आएंगे। क्वेश्चन में समझा रहा हूं। अ बॉडी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ S1 विद अ वेलोसिटी ऑफ V1। तो यहां पर मैं इसको लिखते भी चलता हूं रफ में, आप लोग क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट चीजें लिख लो। वेलोसिटी, तो यहां पर डिस्टेंस है S1, वेलोसिटी है V1। अ डिस्टेंस S2 विद अ वेलोसिटी ऑफ V2, ये डिस्टेंस S2, वेलोसिटी V2 इन द सेम डायरेक्शन। तो जब सेम डायरेक्शन में होता है तो वेलोसिटी और स्पीड सेम होगा, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाएगा। क्लियर? कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो आपको इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो अब यहां पर आप टाइम का भी कैलकुलेशन कर लो। तो यहां पर जो टाइम लगेगा, तो टाइम इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना? तो निकाल लो क्या क्या आएगा टाइम। अपॉन स्पीड, तो ये हो जाएगा, हाँ यही आ रहा है। ये हमने पिछली क्लास में बनाया था क्या? अच्छा, ओके ओके ओके। एक्चुअली कुछ क्वेश्चन हमने किए थे, कुछ नहीं किए थे, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया। ये टाइम आ गया। फिर टोटल डिस्टेंस, जो एवरेज स्पीड है, V एवरेज या एवरेज वेलोसिटी है, टोटल डिस्टेंस मतलब S1 प्लस S2 अपॉन टोटल टाइम, तो वो ये वाला है S1 बाय V1 प्लस S2 बाय V2। और फाइनली फिर सिंप्लीफाई कर लेना, तो ये आ जाएगा V1 V2 S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाय V2 S1 प्लस V1 S2। सिंप्लीफाई करोगे तो ये फाइनल आंसर आएगा। ओके, हटा दो फिर इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी चेक करना, ये भी मेरे ख्याल से हमने बनाया था, शायद ये भी बना लिया था ना। तुम इधर पे ध्यान दे देना अनन्या। ये वाला क्वेश्चन एकदम सिंपल है। इसमें ना क्या बोल रहा है कि पहला हाफ टाइम जो है वो इस स्पीड से जा रहा है, नेक्स्ट हाफ टाइम इस स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, एवरेज स्पीड निकालना है। तो जब सेम टाइम पे अलग अलग स्पीड है तो हम V1 प्लस V2 बाय 2 अर्थमेटिकली, तो उसी से बनेगा ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो भाई ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। ये MCQ है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव लेवल वाला क्वेश्चन है, JEE मेन के लिए कंसीडर कर सकते हो। आंसर बताओ क्या होगा सही। अगर तुम लोग क्वेश्चन नोट नहीं कर रहे हो तो चलेगा, बट उसके लिए जगह छोड़ो, मैं PDF शेयर करता हूं, उसमें से नोट कर लिया करो, ठीक है? तो क्वेश्चन में लिखा अ पार्टिकल कंस्ट्रेन्ड टू मूव ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। पहली चीज क्लियर हो गई कि एक पार्टिकल है, वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रहा है।
इट रिटर्न्स टू स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 10 सेकेंड्स। तो ये मान लो पॉइंट ए से ट्रैवल करना स्टार्ट किया, बी तक गया और रिटर्न हो गया 10 सेकेंड्स में। द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम इज 30 मीटर। अब इसका मतलब है वो ए से बी तक गया, बी से वापस ए तक आया, तो जो उसने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया, टोटल डिस्टेंस वो कितना था 30 मीटर। और जाने और आने में जो टोटल टाइम लगा, ये डिस्टेंस है ये टाइम है, तो टोटल टाइम उसको कितना लगा 10 सेकेंड्स का टाइम लगा। समझ में आ गया? Which of the following statements about the motion of particle is false? कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है? सर ऑप्शन बी। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज जीरो, क्या ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ट्रू होगा, बिकॉज जहां पर गया वापस आ गया, वाला करेक्ट है ना। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज 30 मीटर, तो ये वाला क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या ये क्लियर? हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये पूछ रहा है। ये वाला करेक्ट क्यों है ये समझ में आया ना। एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल इज 30 मीटर पर सेकेंड, तो एवरेज स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 30/10। और ए और सी दोनों, तो ये भी समझ गए ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नोट करना जरूरी है, अगर आप नहीं कर रहे हो तो जगह छोड़ना। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये सेंट्रल स्कूल 24 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अब कौन सी सेंट्रल स्कूल नहीं पता, शायद दिल्ली बोर्ड, दिल्ली का होगा। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 2 में लिखा है अ बॉय स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट ए, travels to a point B at a distance of 1.5 किलोमीटर and return to A। तो यहां पर A से वो बॉय ने चलना चालू किया, वो पॉइंट B तक गया, और इसका डिस्टेंस कितना है ये भी उसने बताया है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 1.5 किलोमीटर का, और वापस वो B से A आ गया। यहां तक क्लियर हो गया? If it takes 1 hour to do so, average velocity is कितना आएगा? और कोई? सर बी ऑप्शन। ऑप्शन बी 0। एवरेज वेलोसिटी पूछा, वो वापस ए पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0, एवरेज वेलोसिटी 0। क्लियर? हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये जेडब्ल्यू मेन 23 का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। A car travels a distance x with a speed of v1 and then same distance x with a speed of v2 in the same direction. The average speed of the car is? हाँ, सर डी ऑप्शन। यस करेक्ट है, ऑप्शन डी। ये जो मैं हार्मोनिक मीन वाला जो फॉर्मूला नहीं बता रहा था, सेम डिस्टेंस अलग अलग स्पीड, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। A car travels first half of the distance between two places with a speed of 30 km per hour and remaining half with a speed of 70 km per hour. The average speed of the car for the whole journey is? यस, आंसर होगा 42। फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस, कौन सा फॉर्मूला है? हाफ डिस्टेंस s, मान लो ये डिस्टेंस है किस स्पीड से? v1। नेक्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस v2 से, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी?
हार्मोनिक मीन, ये 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये फॉर्मूला लगेगा। तो 2 इंटू 30 इंटू 70 डिवाइडेड बाय 30 प्लस 70, समझ गए ना? तो ये 42 आएगा इसका करेक्ट आंसर। हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्राई करो इसको बना के बताओ जल्दी। बन रहा है कि बताना है इसको? कितना रहे? ओके, और किसी का आया? वसुधा, पलक, शशांक बन रहा है? 1/3 is traveled at a speed of this, तो 20 किलोमीटर पर आवर 1/3। नेक्स्ट 1/3 at a speed of 40 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट 1/3 at a speed of 60 किलोमीटर पर आवर। मैंने थोड़ी देर पहले एक डेरिवेशन बताया था, उसके बाद मैंने बोला था ना इसको एज अ फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग। तो सेम डिस्टेंसेस है, तो वो फॉर्मूला कौन सा था हमारा? 3UVW ऐसा वाला था, डिवाइडेड बाय v इंटू डब्ल्यू, फिर u इंटू डब्ल्यू प्लस u इंटू वी। तो यहां पर पहला वाला u है, दूसरा वाला v है, तीसरा वाला w है। ये फॉर्मूला अप्लाई करो, फाइनल आंसर मिल जाएगा। समझ में आ गया ये? हटा दूं फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये JEE मेन का 23 का क्वेश्चन है, ठीक है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा, तो इसको नोट करो अच्छे से। बाकी तो सब डायरेक्ट फॉर्मूला वाले क्वेश्चन थे, इसमें थोड़ा लॉजिकली सोचना पड़ेगा। तो पहले मैं रीड कर रहा हूं, समझा भी रहा हूं। 2 ट्रेन्स A and B of length L and 4L are traveling into a tunnel of length capital L। तो दो ट्रेन्स है A और B, A की लेंथ स्मॉल l, B की लेंथ 4 टाइम्स स्मॉल l है। दोनों एक टनल से ट्रैवल कर रही है और टनल की जो लेंथ है वो कैपिटल L है। इन ए पैरेलल ट्रैक फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शंस with a velocity of 108 किलोमीटर पर आवर एंड 72 किलोमीटर पर आवर। तो बहुत सारा डेटा है, तो उसको कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए पहले मैं ए और बी यहां पर मार्क कर देता हूं, ठीक है? अब यहां पर ए की जो डिटेल्स है, ट्रेन ए जो उसकी लेंथ एल है, बी की लेंथ 4L है, ये लिख देता हूं, ठीक है? और ए की जो वेलोसिटी है वो कितनी है भाई? ए की वेलोसिटी पढ़ो तो 108। अच्छा, ये एल जो है इसमें यूनिट गिवन नहीं है ना फिलहाल, ठीक है? ये 108 मीटर पर किलोमीटर पर आर है, ये 108 किलोमीटर पर आर, और इसकी वेलोसिटी है 72 किलोमीटर पर आर, ये गिवन है। यहां तक क्लियर हो गया?
और क्या गिवन है डेटा में, रेस्पेक्टिवली इफ ट्रेन ए टेक्स 35 सेकेंड्स लेस देन ट्रेन बी टू क्रॉस द टनल, तो ट्रेन ए को जो टाइम लग रहा है टनल को क्रॉस करने में, उसको मान लो टी ए ले लेते हैं। ट्रेन बी को जो टाइम लग रहा है टनल को क्रॉस करने में, उसको टी बी ले लेते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? अब बोल रहे ट्रेन ए को ट्रेन बी के कंपैरिजन में 35 सेकेंड्स कम लगते हैं टनल को क्रॉस करने में। तो इस क्वेश्चन में ट्रेन बी को लगने वाला टाइम टी बी और ट्रेन ए को लगने वाला टाइम टी ए, दोनों का टाइम डिफरेंस आपको गिवन है, वो है 35 सेकेंड्स। क्या ये डिटेल भी समझ में आ गई? अब लिखा है देन टू क्रॉस देन द लेंथ ऑफ एल, तो आपको लेंथ ऑफ एल, कैपिटल एल मतलब टनल की लेंथ निकालनी है। और क्वेश्चन में एक और चीज गिवन है कि टनल की लेंथ जो है वो 60 स्मॉल एल के इक्वल है, और स्मॉल एल क्या है ये चीज भी बताया है। ये क्लियर हो गया सबको? तो अब यहां पर ओवरऑल ना आपको ये वाली इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा, और ये इक्वेशन कैसे यूज कर पाओगे, तो उसके लिए टीबी और टीए निकालना पड़ेगा। ये क्लियर हो गया? तो टीबी और टीए कैसे निकलेगा ध्यान से समझना। अब यहां पर अगर मैं टोटल डिस्टेंस ट्रैवल निकालूं, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल क्या होगा, क्योंकि यहां पर हमें स्पीड तो दे दिया गया है, स्पीड है 108, ठीक है, और यहां पर एल की जो यूनिट है वो मेंशन नहीं है, लेकिन ऑप्शन में सारी यूनिट्स किस में है, मीटर्स में है। तो मतलब कहीं ना कहीं हमें इस स्पीड को भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, किलोमीटर पर आवर को इंटू 5/18, तो शॉर्टकट ट्रिक है इसका, इंटू 5/18 कर दो और ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ये हमने डिस्कस किया था पहले, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये 18 सिक्सा, 18 सिक्सा होता है ना 108, तो 6 इंटू 5 मतलब कितना हो जाएगा ये 30 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया? इसको भी करो इंटू 5/8, इंटू 5/8, तो ये हो जाएगा 18 4 और 4 5 20, मतलब 20 मीटर पर सेकेंड। ये क्लियर हो गया? तो हमें दोनों की स्पीड मिल गई। अब दोनों का टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तो मान लो इसको मैं D1 से डिनोट करता हूं। तो भाई इसका डिस्टेंस कितना होगा, ये L तो उसकी ट्रेन की लेंथ है, प्लस कैपिटल L जो टनल की लेंथ है, क्योंकि टन, तो कितना हो जाएगा 60 + 1 मतलब कितना हो जाएगा ये 61 L। समझ में आ गया? और ये वाला 4L ट्रेन की लेंथ और टनल उतना ही है 60L, तो इसकी टोटल डिस्टेंस कवर जो D2 होगा वो कितना हो जाएगा 64L। क्या ये समझ में आ गया? अब अगर मुझे टाइम निकालना है, तो टाइम इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जो TA की वैल्यू होगी वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब कितना आ जाएगा 61L अपॉन 30 मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगा। और TB ये कितना आएगा 64L अपॉन 20 मीटर पर सेकेंड। क्या ये समझ में आ गया? अब ये जो TA और TB है उसकी वैल्यू को यहां पर रख दो, जो इन टर्म्स ऑफ स्मॉल एल आएगी, जिससे आपको स्मॉल एल मिलेगा, और स्मॉल एल को यहां पुट करोगे तो कैपिटल एल मिल जाएगा, मतलब टनल की लेंथ जो फाइंड आउट करनी। कंप्लीट करो इसको। कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं 1/10 को पहले कॉमन ले लेता हूं, तो 64L/2 प्लस माइनस 61L/3 ऐसा हो जाएगा। और इस 10 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये तो हो गया 350। इधर पे एलसीएम आ गया 6, 3 4 12 का 2, ये आ गया 1, 3 6 18 प्लस 1 19, 192L माइनस ये हो जाएगा 122L, ऐसे ही होगा ना।
तो कितना आ रहा है डिफरेंस, ये 70L/6 इज इक्वल्स टू 350। ये क्लियर हो गया। तो ये 0 और ये 0 कट जाएगा, ठीक है। 7 1 जा 7 5 जा 30, ये कट जाएगा। तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 5 जा 30, मतलब 30 मीटर L की वैल्यू। तो L की वैल्यू को रख दो यहां पर 30, तो कैपिटल L निकालना है ना, तो कैपिटल L इज इक्वल टू 60 इंटू 30, सो फाइनली यू विल गेट 1800 मीटर्स। क्लियर हो गया, ठीक है। अब अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की, तो इस लेवल के क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव में ही पूछेगा, स्कूल के एग्जाम में चांसेस कम है। इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन करवाए वो स्कूल के एग्जाम के एमसीक्यू लेवल वाले क्वेश्चन है, या 1 मार्क वाले। तुम्हारे में एमसीक्यू आता है क्या? आता है ना। तो ये हो गया, हटा दो। ऑनलाइन में सबको क्लियर है? वसुधा, पलक, शशांक? यस सर। Yes, sir. चलो नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते एक्सेलरेशन। तो पिछले क्लास में जो भी हमने पढ़ा था थ्योरी कंसेप्ट, उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन की। अब एक्सेलरेशन से हमें जब स्टार्ट करना है ना, तो यहां पर हमें कैलकुलस का आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कैलकुलस डायरेक्टली आपको समझा रहा हूँ, क्या होता है समझना और उसका प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट 25 मिनट्स में हमें वो करना पड़ेगा। तो ये समझ लो, तुम लोगों ने क्लास 10th में टेंजेंट्स और सीकेंट्स पढ़ा था, याद है कि नहीं? टेंजेंट्स, सर्कल पे एक टेंजेंट ड्रॉ होता है, तो टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट एक लाइन होती है, लाइन को टेंजेंट बोलते हैं। और सीकेंट भी एक लाइन होती है, समझ में आया ये चीज? टेंजेंट जो होती है वो लाइन होती है जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे, सीकेंट दो पॉइंट पे कट करे। लेकिन अगर ये सिर्फ सर्कल पे नहीं बनता है, टेंजेंट जो है ना किसी भी कर्व पे बन सकता है। मान लो ये कर्व है, तो यहां पर भी टेंजेंट बन सकता है। अब कितने टेंजेंट बन सकते हैं इस कर्व में? कितने बन सकते हैं? बहुत सारे। जितने कर्व में पॉइंट उतने टेंजेंट बन सकते हैं। समझ में आ गया? तो टेंजेंट का कंसेप्ट क्लियर हो गया सबको। अब ये तो क्लियर है कि टेंजेंट एक लाइन है, और लाइन के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज है लाइन का स्लोप। लाइन का स्लोप पिछली क्लास में भी हमने डिस्कस किया था। स्लोप ये बताता है कि लाइन राइजिंग है, फॉलिंग है या कांस्टेंट है। क्लियर हो गया ये चीज? तो अगर लाइन राइजिंग है तो उसका स्लोप होता है पॉजिटिव, लाइन अगर कांस्टेंट है तो उसका स्लोप होता है 0, लाइन अगर फॉलिंग है तो उसका स्लोप होता है नेगेटिव। ये चीजें क्लियर हो गई। अब स्लोप निकालने का फॉर्मूला पिछली क्लास में हालांकि मैंने बताया था, दोबारा बताता हूं। स्लोप निकालने के लिए आपको कोई भी दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट चाहिए। तो जैसे ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया x1 y1, ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया x2 y2। तो इस वाली लाइन का स्लोप जो होगा वो होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। समझ में आ गया? अब ये y2 माइनस y1 का मतलब होता है y कोऑर्डिनेट का चेंज। पहले y कोऑर्डिनेट ये था, बाद में ये हो गया, तो चेंज कितना हुआ, और इसको डिनोट करते हैं हम डेल y से। x2 माइनस x1 का मतलब होता है x कोऑर्डिनेट का चेंज, तो उसको हम डिनोट करते हैं डेल x से। क्या ये क्लियर हो गया ये चीज? अब क्या हो अगर ये दोनों एकदम पास पास हो, तो एकदम पास पास हो मतलब ये चेंज बहुत छोटा चेंज हो, बहुत एकदम पास का चेंज हम ले रहे हैं। समझ में आ रहा है ये चीज? तो ये कब यूज होता है पता है? ये तब यूज करते हैं जब हम एकदम छोटा चेंज ऑब्जर्व करते हैं, जब हम एक कर्व की बात करें, एक कर्व की, ठीक है। जब हम कर्व में कोई दो पॉइंट्स के बीच में चेंज ले रहे हैं, क्योंकि यहां पर कर्व में क्या होता है ना, हर पॉइंट पे एक अलग टेंजेंट बनता है, हर टेंजेंट का अलग स्लोप होता है। तो इसमें हर पॉइंट पे अलग अलग स्लोप मिलेगा। समझ रहे हो कि नहीं? जैसे एक लाइन का एक ही स्लोप होता है। जैसे मान लो इसका स्लोप आ गया, इसके अगर पॉइंट फिक्स है, मान लो ये 2,2 है, ये 1,1 है, तो इसका स्लोप कितना आ जाएगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, तो ये कितना आ गया? 1। तो पूरी लाइन का स्लोप वही रहेगा, चाहे आप कोई भी दो पॉइंट ले लो। समझ में आ गया? यहां पर भी वही, यहां पर भी वही। लेकिन जब आप कर्व में स्लोप निकालने जाओगे, तो यहां पर हर दो पॉइंट के बीच में अलग स्लोप आएगा। उसका कारण है उस पे टेंजेंट जो बनेगा वो हर बार अलग तरह का टेंजेंट बनेगा। समझ में आ गया ये चीज? तो इसलिए जब भी हम किसी पर्टिकुलर दो पॉइंट्स के बीच में स्लोप देखते हैं, तब वहां पर हम वो दोनों पॉइंट को बहुत पास पास लेते हैं।
तो स्मॉल चेंज इन y और स्मॉल चेंज इन x, उसको उससे डिनोट करते हैं। और ये इसी को डिनोट किया जाता है dy बाय dx। यहाँ d मतलब स्मॉल चेंज इन y अपॉन स्मॉल चेंज इन x। ये क्लियर हो गया कंसेप्ट। अब तो ये बात हो गई कि भाई ये क्या है, वो उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन हमने समझा, ठीक है। अब इसका मैथमेटिकल एस्पेक्ट देखते हैं कि ये कैसे निकालते हैं। तो निकालते समय ना यहां पर हम d बाई डी एक्स, ये एक मैथमेटिकल ऑपरेटर बोलते हैं इसको। d बाई डी एक्स एक ऑपरेशन है, जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे ऑपरेशन है ना, वैसे ये एक डेरिवेटिव का ऑपरेटर है। डेरिवेटिव, ये डिफरेंशिएट करता है। समझ में आ गया ये चीज। और ये किसका निकाल रहे हैं हम, यहां पर y का निकाल रहे हैं। अब क्या होता है फिजिक्स या मैथ्स में ना, x को हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल माना जाता है और y को डिपेंडेंट वेरिएबल माना जाता है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम x एक्सिस में और डिपेंडेंट वेरिएबल को हम y एक्सिस में डिनोट करते हैं। जैसे कि अगर मैं चल रहा हूं तो मेरा जो डिस्टेंस कवर अप हो रहा है वो डिपेंड कर रहा है टाइम के ऊपर। तो टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिस्टेंस डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, तो उसका ग्राफ ऐसा बनता है, टाइम और इधर पे क्या आ जाता है, डिस्टेंस। समझ में आया ये चीज। तो यहां पर अगर मैं बात करूं कि ये डेरिवेटिव ऑपरेटर लग रहा है, किस पे लग रहा है, ये y पे लग रहा है। अब y क्या होगा, y x का ही एक फंक्शन होगा, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए मैं मान लेता हूं y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो ये एक y का फंक्शन हो गया। और क्या क्या हो सकता है y का फंक्शन, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1, ये भी y का फंक्शन हो गया। और क्या हो सकता है, y इज इक्वल्स टू 5x क्यूब माइनस 3, तो ये भी y का फंक्शन हो गया। ऐसे y के बहुत सारे, y जो है बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं, किसके टर्म्स में, x के टर्म्स में। ये जो मैं अभी फंक्शंस बता रहा हूं, ये सारे फंक्शन एक कैटेगरी से आते हैं जिसको बोलते हैं अलजेब्रिक फंक्शन। लेकिन इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, बहुत सारे तरह के फंक्शंस होते हैं। तो हम सबसे पहले अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला समझो क्या होता है, d बाई डी एक्स डेरिवेटिव का ऑपरेटर और x की पावर n, इसका डेरिवेटिव होता है n x की पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला है जो आपको नोट करना है और इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको ये ऑपरेशन समझ में आए, फिर हम फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ पाएंगे। तो d बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर n, इसका डेरिवेटिव होता है n x टू दी पावर n माइनस 1, ठीक है। अब इस पे बेस में 5-6 क्वेश्चंस दे रहा हूं। d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 5 क्या होगा बताओ। सिंपल रूल, यहां पर वेरिएबल x है, उसकी पावर में क्या है 5, तो जो उसका एक्सपोनेंट है वो आ जाएगा सामने, n आ गया सामने, और पावर में क्या हो जाएगा n माइनस 1, तो 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4। समझ में आ गया। अगर मान लो ऐसा है d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 8, तो बताओ क्या होगा, 8x की पावर क्या हो जाएगा 7। अब अगर मान लो ऐसा आ गया d बाई डी एक्स ऑफ x, तो बताओ क्या होगा, क्या आएगा, इसकी पावर में 1 है तो ये आ जाएगा 1, x की पावर में एक कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, x की पावर 0 इज 1, सो फाइनली यू विल गेट 1। क्लियर हो गया ये चीज। नेक्स्ट d बाई डी एक्स ऑफ 5, d बाई डी एक्स ऑफ 5 नहीं, d बाई डी एक्स ऑफ 1, बताओ क्या होगा। जो जो बोलते जा रहा हूं वो लिखते भी जाओ और उसका आंसर भी लिखते जाओ ना, ये सब ध्यान में रखना है। क्योंकि d बाई डी एक्स ऑफ 1 बताओ क्या आएगा, नहीं, क्या होगा, सब लोग ट्राई जीरो। करो। ओके, और कोई, और कुछ ट्राई, 1 होगा, और कुछ ट्राई। देखो हम ये फॉर्मूला कब अप्लाई कर सकते हैं, जब x की पावर में कोई नंबर हो। x मतलब वेरिएबल, तो यहां पर वेरिएबल है क्या, नहीं है, लेकिन उसकी पावर 0 है। 1 को क्या लिख सकता हूं मैं, x की पावर 0 ऐसा लिख सकता हूं। तो अब अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊं तो क्या हो जाएगा, 0 x की पावर में क्या आ जाएगा -1, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है 0। क्या ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट d बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन x, बताओ क्या होगा इसका डेरिवेटिव,
तो इसे पहले इस फॉर्म में जमाना पड़ेगा ना, तो 1/x ऐसे नहीं चलेगा, हमें पहले x की पावर n के फॉर्म में अरेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए इस x को ऊपर लेके जाऊंगा, तो x की पावर क्या हो जाएगा, ये -1। अब मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं, तो क्या होगा, -1 x की पावर क्या हो जाएगा, -2। समझ में आ गया? तो फाइनली हम इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, -1/x²। ये क्लियर हो गया। अब बताओ d/dx ऑफ √x क्या होगा इसका डेरिवेटिव? √x को ऐसा लिखेंगे, 1/2 आ जाएगा सामने, x की पावर में 1/2 -1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 x की पावर -1/2 बन जाएगा। तो इसको लिखेंगे 1/2, और ये माइनस को हटाने के लिए इसको नीचे भेज देंगे, तो ऐसा हो जाएगा। तो फाइनली हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 √x। क्या ये क्लियर हो गया? ये वाले एज ए फॉर्मूला कई जगह यूज होगा। अब आपको ऐसी प्रैक्टिस रखनी है कि मैं अगर बोलूं कि भाई इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तुरंत पता चल जाना चाहिए। समझ में आए ये चीज? क्योंकि कई सारे न्यूमेरिकल्स में ये डायरेक्टली अप्लाई होंगे। ठीक है, नेक्स्ट। अब इस चीज पे आते हैं कि भाई मान लो, इसका भी वैसे तो बता दोगे ना, d/dx ऑफ 1/x²। क्या होगा जल्दी से बताओ, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट टाइप पे आता हूं। ओके, -2 x की पावर -3 या फिर -2/x³, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गया सबको ये? ठीक है। अब क्या हो अगर मान लो इस फॉर्मूले में कोई कांस्टेंट k मल्टीप्लाई अगर हो रहा है, जैसे x की पावर n है लेकिन उसके सामने में कोई कांस्टेंट k आ जा रहा है, तो क्या बदलाव हो जाएगा इस फॉर्मूले में? तो कुछ नहीं, ये जो k है वो बाहर निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, k आ गया बाहर, और बाकी जो फॉर्मूला था वो एज इट इज अप्लाई होगा। तो क्या हो जाएगा, x की पावर n, सॉरी n x की पावर n-1। समझ में आई ये चीज? जैसे एक एग्जांपल के लिए d/dx ऑफ 5x³ मान लो इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो मैंने क्या बोला, जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है वो आ जाएगा बाहर, 5 आ गया बाहर, और किसका डेरिवेटिव ले लो, x³ का। तो क्या होता है x³ का डेरिवेटिव, 3x², यही होता है। तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, 15x²। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, ये कर लोगे किसी भी क्वेश्चन के लिए? ओके, ये बताओ d/dx ऑफ 19√19x क्या होगा? √19, दैट्स इट। क्योंकि √19 आ जाएगा बाहर, सिर्फ x का डेरिवेटिव, और x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। क्लियर? d/dx ऑफ 7π/3x बताओ क्या होगा? क्या आएगा, 7π/3। क्लियर हो गया? d/dx ऑफ 2π/3 आंसर होगा 0। क्यों 0? क्योंकि पूरा कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा तो क्या बचा, 1, और 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। ठीक है, लिखते चलो, ये सारी चीजें तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर रखेंगी, सो दैट ये कंफ्यूजन कभी आए तो ये ध्यान में रहेगा। ओके, अब क्या होगा अगर एक से ज्यादा फंक्शन मल्टीप्लीकेशन एडिशन के फॉर्म में होंगे? जैसे कि मान लो d/dx ऑफ 3x² -2x + 5, अगर ऐसे एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव निकालना है, याद रखना, अगर एडिशन सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में हो तो ही ये तरीका लगेगा जो मैं बता रहा हूं अभी। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या होगा। अगर मान लो इस तरीके का आता है तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, सबसे पहले d/dx ऑफ पहला वाला टर्म जो क्या है,
3x² माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ नेक्स्ट टर्म जो क्या है 2x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ नेक्स्ट टर्म जो कि क्या है यहाँ पर 5, ऐसा होगा। समझ में आ गया? अब बताओ हर एक टर्म का डेरिवेटिव क्या आएगा? इसका क्या हो जाएगा 3 इंटू 2x, ऐसे ही होगा। अगले टर्म का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस 2, क्योंकि x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। अगले टर्म का डेरिवेटिव क्या आएगा 0, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा 0। तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा 6x माइनस 2। क्या ये निकाल लोगे किसी के लिए भी? अब अगर मान लो मैं ये बोलता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ 5x माइनस 2, क्या होगा बताओ? डी बाई डी एक्स ऑफ 3 माइनस 2x क्या होगा बताओ? डी बाई डी एक्स ऑफ 11x ये क्या होगा बताओ? फर्स्ट का 5, सेकंड का क्या आएगा? फर्स्ट का 5 सबका आया ना, सेकंड का क्या आएगा? 3 का 0, नहीं इसका सेकंड का 3 का हो जाएगा 0 और इसका कितना हो जाएगा -2। समझ में आया ना? 3 का 0 और इसके लिए -2 आ गया बाहर और x का डेरिवेटिव होगा 1। इसका क्या आएगा आंसर? इसका आंसर आएगा 11। समझ में आया? और d बाई डी एक्स ऑफ 3 ये कितना होगा 0। अब मैं ये सब क्यों पूछा पता है? इतना सिंपल वाला, इसके पीछे का बैकग्राउंड नॉलेज समझो। अब अगर मान लो अंदर वाली चीज को मैं y से डिनोट कर दूं, मतलब ये वाले को y से डिनोट कर दूं, तो ये क्या हो गया y इज इक्वल टू 5x माइनस 2, ऐसे ही हुआ। ये क्या हो जाएगा बताओ? y इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2x। ये क्या हो गया? y इज इक्वल्स टू 11x। और ये क्या हो गया? y इज इक्वल्स टू 3। समझ गए? ये सब जो मैंने लिखे हैं ये इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है बताओ? ये सभी की सभी लाइन की इक्वेशन है। क्लास 10th में तो आप पढ़े हो ना स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में, जिसमें इसका ग्राफ बनाते थे। ठीक है, और मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया? जो भी डेरिवेटिव है वो क्या देता है आपको? स्लोप। मतलब ये वाली लाइन का स्लोप क्या दिख रहा है आपको? +5। ये वाली लाइन का स्लोप कितना मिल रहा है आपको? -2। मैंने बताया स्लोप अगर पॉजिटिव है तो लाइन क्या होगी? राइजिंग। स्लोप अगर नेगेटिव है तो लाइन क्या होगी? फॉलिंग। और ये वाली लाइन जो y इज इक्वल टू 3 है, इसका स्लोप क्या मिला आपको? 0। और अगर y इज इक्वल टू 3 वाली लाइन याद होगी तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन बनती थी, याद है? तो उसका स्लोप यहाँ पर क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। यहां तक का कंसेप्ट क्लियर हो गया सभी को, जो अभी मैंने डेरिवेटिव ऑपरेशन बताया। और भी कई चीजें हैं जो हमें इसके बारे में पता होनी चाहिए, लेकिन मैं एक साथ सारी चीज नहीं बताऊंगा ताकि आप लोग कंफ्यूज मत हो जाओ। तो फिलहाल मैं इस पे बेस्ड जो एक दो कंसेप्ट है वो आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे ये यूज होता है। ठीक है, तो इसका यूज जो है ना, देखो अगर मैं बात करूं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, थोड़ी देर पहले यहां पर आया था वो टर्म, अगर याद होगा, और पिछली क्लास में भी हमने कुछ थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो इसको हम किससे डिनोट कर रहे थे? v इज इक्वल्स टू ये क्या है? dx बाय dt। अब देखो इसमें ना खाली नोटेशन जो है वो आपको कंफ्यूज कर देता है। अब क्या नोटेशन? यहां पर x किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है पता है? ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस कितना कवर किया, वो चेंज इन डिस्टेंस है। लेकिन जो अभी मैं क्वेश्चन करवा रहा था जो dy बाय dx का था, उसमें ये वाला dx किसको डिनोट कर रहा है? x एक्सिस का चेंज। समझ में आ रहा है ये चीज? ठीक है, और dy किसको डिनोट कर रहा है? y एक्सिस का चेंज। तो एक्चुअल में मैथ्स में ये नहीं समझा जाता कि ये x एक्सिस क्या है, y एक्सिस क्या है। मैथ्स में ये भाई x एक्सिस है और ये मेरा y एक्सिस है, बस ये मतलब है। लेकिन फिजिक्स में अगर मैं ये चीज देखूं तो x एक्सिस में मैं किसको ले रहा हूं? टाइम को ले रहा हूं। समझ में आ गया ये चीज? तो इसलिए dx की जगह पे मेरे पास क्या आ जाएगा? dt आ जाएगा।
वाई एक्सिस में मैं किसको ले रहा हूं, डिस्टेंस को ले रहा हूं, जिसको मैं डिनोट कर रहा हूं एक्स से। तो इसलिए dy की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर, dx। तो ये dx मतलब चेंज इन पोजीशन को बता रहा है वो, ये चीज समझ में आ गया ये, ठीक है। तो अब इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने के लिए अगर आपको डिस्टेंस का, अगर मैं x को डिस्टेंस बोलूं या फिर x एरो लगा हुआ है, x एरो का मतलब क्या है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। एरो ऊपर लगा है मतलब वो कौन सी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी। तो या तो मुझे उस वेक्टर क्वांटिटी का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, डेरिवेटिव लेना पड़ेगा किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के। तो मुझे क्या मिल जाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। या फिर मुझे उस डिस्टेंस का स्केलर क्वांटिटी का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के। तो मुझे क्या मिल जाएगा, उसका इंस्टेंटेनियस स्पीड। समझ में आ गया ये चीज। अब इसके बाद एक्सेलरेशन मैं आज स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा, करूंगा तो फिर जल्दबाजी में वो चीजें क्लियर नहीं होंगी, इसलिए उस चीज को अभी मैं स्किप करूंगा। और मैं सिर्फ एक छोटा सा कोई न्यूमेरिकल देखता हूं जिसमें मुझे वो निकालना हो, इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी हो, ताकि वो कंसेप्ट तुम लोगों को क्लियर हो जाए। आई थिंक ये वाला है, इसमें एक्सेलरेशन नहीं आ रहा है, ठीक है। और एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है ये, नहीं है क्या एक्सेलरेशन, चलो है या नहीं बाद में देखेंगे, पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या लिखा है, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन लाइक दिस। तो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो एक्स एक्सिस के अबाउट चेंज हो रही है वो इस तरीके से दिया गया है, ये समझ में आ रहा है ना। अब यहां पर x क्या है, उसकी पोजीशन, ठीक है। और a और b ये कांस्टेंट है, मैथ्स में फिजिक्स में हर जगह a और b कांस्टेंट के लिए यूज होगा। और t क्या है यहां पर, टाइम, मतलब टाइम के हिसाब से उसकी पोजीशन बदल रही है। टाइम अगर 0 है तो उसकी पोजीशन कहां पर है, a पे। क्यों a पे, क्योंकि t की जगह पे मैंने डाल दिया 0, तो पोजीशन आ गई a पे। टाइम अगर 1 सेकेंड है तो उसकी पोजीशन कहां पर हो गई, a प्लस b पे। अब वो कोई भी नंबर होगा, नहीं पता। टाइम अगर 2 है तो क्या हो जाएगा, a प्लस 4b। ये समझ में आ गया। अब इसमें बोल रहा है a ये है, b ये है। हाँ, अब यहां पर a और b के बारे में उसने बता दिया। तो a दिया है 8.5 मीटर और b दिया है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तो यहां पर इसकी वैल्यू पुट कर देता हूं, x इज इक्वल्स टू 8.5 मीटर और b की जगह पे आ गया 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं यूनिट फिलहाल के लिए इसमें नहीं रख रहा हूं, बिकॉज डायमेंशनल एनालिसिस अगर आपको याद हो, कोई भी इक्वेशन है तो उसमें हर एक टर्म की यूनिट क्या होगी, सेम होगी। समझ में आ रहा है, अगर x मीटर में है तो ये भी मीटर में होगा, ओवरऑल ये भी क्या होगा, मीटर में ही होगा। तो इसलिए 2.5 इसकी जो भी यूनिट है टाइम का स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया, वो क्या बन जाएगा, मीटर ही बन जाएगा। और यहां पर क्या आ रहा है, टी स्क्वायर आ रहा है। क्या यहां तक क्लियर हो गया। t is measured in second. What is the velocity at t is equal to 0? देखो ये ध्यान से सुनो, क्या बोल रहा है, वेलोसिटी क्या है, क्या है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी अभी हमने देखा ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, dx by dt था। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, dx by dt निकालना पड़ेगा, मतलब इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा टाइम के रिस्पेक्ट में। तो अब अगर मैं 8.5 को डिफरेंशिएट करूंगा तो बताओ इसका डेरिवेटिव क्या आएगा। अगर मैं ऐसा बोल दूं, मान लो 8.5 को डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, बताओ, अभी मैंने प्रैक्टिस करवाया था ना, तो क्या आएगा, 0। x की जगह पे यहां क्या बदल गया, t हो गया ना, ऐसे ही हुआ ना, d बाई डी टी 8.5 प्लस d बाई डी टी, ये क्या हो गया 2.5 कॉमा टी स्क्वायर, ऐसे ही हुआ ना इसका मतलब। अब बताओ इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 0। अब बताओ इसका डेरिवेटिव, अभी मैंने सिखाया था कैसे होगा, 2.5 आ जाएगा बाहर, और किसका डेरिवेटिव लेंगे, टी स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर का क्या होता था, 2x, तो टी स्क्वायर का क्या होगा, 2t। याद आया, भूल गए फॉर्मूला, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n क्या होता था, n एक्स की पावर n माइनस 1, ऐसे ही होता था ना भाई। x की जगह t आ गया और क्या ही फर्क पड़ा इसमें, तो ये हो जाएगा 2 और t की पावर में क्या आ जाएगा 1। तो फाइनली dx बाई dt की वैल्यू कितनी आई तुम लोगों के पास यहाँ पर, 5t। क्या ये क्लियर हो गया। तो dx बाई dt आपको क्या देगा, वेलोसिटी इंस्टेंट। तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, 5t। अभी भी वेलोसिटी टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो किस समय पे इसकी वेलोसिटी चाहिए, तो क्या बोल रहा है वो, 0 सेकेंड पे। तो टाइम की जगह पे क्या डाल दो, 0, तो इसकी वेलोसिटी उस समय कितनी हो जाएगी, 0। तो देखो टाइम t इक्वल टू 0, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0।
अब अगर टाइम 2 सेकेंड है तो वेलोसिटी कितनी है, तो ये यहां पर जो वेलोसिटी हमने निकाली उसमें t की जगह पे 2 डाल दो, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है ये चीज? अब अगर एवरेज वेलोसिटी पूछेगा किसमें, 2 सेकेंड और 4 सेकेंड में एवरेज वेलोसिटी, तो अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये फॉर्मूला ये सब यूज नहीं करना है हमें। एवरेज वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या है, नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये है फॉर्मूला। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, तो भाई 2 सेकेंड पे उसकी पोजीशन क्या है, तो पोजीशन यहां से पता चलेगा, तो यहां 2 डाल देना, मतलब ये वाले में यहां 2 डाल देना, तो उसकी पोजीशन मिल जाएगी 2 सेकेंड पे। फिर यहां पर 4 डाल देना, तो उसकी पोजीशन मिल जाएगी 4 सेकेंड पे। समझ रहे हो? देखो ये फॉर्मूला लगाया, 2 सेकेंड और 4 सेकेंड पे उसकी पोजीशन निकाल दिया। समझ गए? तो 4 सेकेंड माइनस 2 सेकेंड वाली पोजीशन किया और नीचे टाइम का डिफरेंस निकाला, तो कितना आ गया उसका 6b। तो ये क्या हो जाएगी, उसकी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। क्या ये क्लियर हो गया सबको? मैं कुछ अच्छा सा क्वेश्चन इसमें पूछने वाला था, हाँ नहीं बताने वाला था। कभी तुम लोग गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी चलाते समय स्पीडोमीटर देखते हो ना, तो स्पीडोमीटर जो है वो स्पीड बताता है, स्पीड हर समय चेंज हो रही है ना, तो कभी वो 0 पे, अगर तुम जैसे ही स्टार्ट करोगे तो उस समय उसकी स्पीड क्या है 0, जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा आपकी स्पीड भी चेंज होते जा रही है, उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है। समझ में आ रहा है ये चीज? तो वो कैसे हो रही है, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, वो टाइम के अकॉर्डिंगली यहाँ पर क्या हो रही है, चेंज हो रही है। क्लियर हो गया ये चीज? तो फिलहाल मैं यहीं पर स्टॉप करता हूं। अगर फिजिक्स को अच्छे से हमें समझना है तो हमें उसके थ्योरेटिकल पार्ट्स के साथ हर एक चीज से कनेक्टेड न्यूमेरिकल ऐसे करने पड़ेंगे। ठीक है? और अभी वेलोसिटी आया, इसके बाद एक्सेलरेशन जो होता है वो इसका एक और डेरिवेटिव होता है जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है? तो फिलहाल मैं एंड करता हूं, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग।